कल्पना कीजिए एक ऐसी अजीबोगरीब चीज की जो दिखने में किसी एलियन ग्रह के पौधे जैसी लगती है। अच्छा, या बिल्कुल एक कसी हुई कुंडलित स्प्रिंग जैसी। मेरा मतलब है एक ऐसी सब्जी जिसे खेतों में ट्रैक्टर चलाकर नहीं उगाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और जिसे अगर कच्चा खा लिया जाए तो पेट में भयंकर गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से पकाया जाए तो ये दुनिया के सबसे महंगे और लैब्स में बने डिब्बाबंद सप्लीमेंट्स को भी मात दे सकती है। ये सच में एक कमाल की बात है, क्योंकि हम इंसान ना इस बात के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है असली पोषण तो बस प्लास्टिक के उन डिब्बों में ही पैक होकर आता है। बिल्कुल। जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में कैलोरी और मिनरल्स के लेबल लगे हों। मतलब हमें लगता है कि पोषण एक औद्योगिक प्रक्रिया है। एकदम सही कहा। लेकिन प्रकृति के पास पोषण देने का अपना एक अलग बहुत ही जंगली और अनियंत्रित तरीका है। और ये जंगली तरीका पहाड़ों के घने जंगलों में सिर्फ बारिश के मौसम में अपने आप उगने वाली एक रहस्यमयी घास के रूप में सामने आता है। हाँ, जिसे हम फर्न कहते हैं। बिल्कुल। पहाड़ों में इसे लिंगोड़ा या अंग्रेजी में फिडलहेड फर्न कहा जाता है। इसका ये सर्पिल और घुमावदार आकार ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ऐसा लगता है जैसे किसी मूर्तिकार ने इसे बड़ी बारीकी से मोड़कर बनाया हो। सही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन हमारे सामने मौजूद इस प्राकृतिक सुपरफूड से जुड़े शोध और उस सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान का विश्लेषण करना है। बहुत बढ़िया विषय। हमें ये समझना है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली जंगली घास पर्यावरण और लोक संस्कृति का इतना मजबूत स्तंभ बन गई है। और ये मिशन बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये सिर्फ एक खूबसूरत कलाकृति या प्लेट में सजने वाला खाना भर नहीं है। तो फिर और क्या है ये एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम, यानी एक टिकाऊ खाद्य प्रणाली का जीता जागता उदाहरण है। अच्छा। ये हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के या बिना किसी जुताई बुआई के अपने आप ही एक संपूर्ण पोषण तंत्र विकसित कर सकती है। तो आइए सबसे पहले इसकी पहचान और इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने रिसर्च में देखा कि विज्ञान की भाषा में या कहें इसके वानस्पतिक नाम के तौर पर इसे डिप्लाजियम एस्कुलेंटम कहा जाता है। जी, डिप्लाजियम एस्कुलेंटम। लेकिन आम बोलचाल में इसे कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे मैं पढ़ रही थी कि उत्तराखंड की वादियों में लोग इसे लेंगड़ू या लिंगोड़ा कहते हैं। और हिमाचल में भी इसके अलग नाम है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में इसे निगरो या लिंगड़ के नाम से जाना जाता है। और अगर हम उत्तर पूर्व भारत की तरफ जाएं ना, विशेषकर असम के इलाकों में, तो वहाँ इसे ढेकिया कहा जाता है। ढेकिया, हाँ। नाम भले ही अनेक हों, लेकिन यह पनपता कुछ बहुत ही विशेष परिस्थितियों में है। बिल्कुल। इसे ठंडी और नम जलवायु चाहिए, और वो भी ऐसे क्षेत्र जहाँ भारी बारिश होती हो। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इसके उगने के स्थान बहुत ही विशिष्ट होते हैं। मतलब हर जगह नहीं उगता ये? बिल्कुल नहीं। ये किसी खुले या धूप वाले मैदान में नहीं मिलेगा। ये हमेशा जंगलों की गहरी और छायादार भूमि, उफनती नदियों के किनारे और नमी वाली घाटियों में पनपता है। अरे वाह। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए ना, वो भी बहुत खास होती है। इसे ह्यूमस से भरपूर मिट्टी चाहिए। ह्यूमस यानी वो जो जंगलों की खाद होती है? हाँ बिल्कुल। अब ह्यूमस असल में वो जैविक खाद है जो जंगलों में गिरकर सड़ी गली पत्तियों से बनती है, जिसे लीफ लिटर भी कहते हैं। अच्छा। इस फर्न को ऐसी दोमट मिट्टी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं बल्कि अच्छी तरह से निकल जाए। मतलब जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। सही कहा। और जो पूरी तरह से इसी प्राकृतिक खाद से ढकी हो। ये बात मुझे सच में प्रकृति के एक परफेक्ट आर्किटेक्चर की तरह लगती है ना? मतलब इसे उगने के लिए हमारे इंसानी खेतों या महंगे ट्रैक्टरों और यूरिया जैसी रासायनिक खादों की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, शून्य मानवीय जरूरत। इसे तो बस सड़ी हुई पत्तियों और घने पेड़ों की ठंडी छाया की दरकार है। ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद एक किसान की तरह इसकी खेती कर रहा हो। बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। हाँ पूछे। बारिश के मौसम में तो ये पनप जाता है, लेकिन बाकी के साल जब कड़ाके की ठंड होती है या मौसम सूखा होता है, तब ये पौधा कैसे जीवित रहता है? क्या ये पूरी तरह मर जाता है और अगली बारिश में नया बीज उगता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा। रिसर्च बताती है कि ये पौधा प्रकंद या जिसे हम अंग्रेजी में राइजोम कहते हैं, उसके माध्यम से जमीन के अंदर ही अंदर फैलता है। राइजोम,
मैंने अदरक में भी ये नाम सुना है शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। इसे हम पौधे का एक अंडरग्राउंड बंकर कह सकते हैं। अंडरग्राउंड बंकर? जी। होता ये है कि जब ऊपर मौसम बहुत खराब होता है, कड़ाके की ठंड होती है या कोई जानवर इसके ऊपरी पत्तों को खा जाता है, तब भी ये पौधा मरता नहीं है। ओहो। इसका मुख्य जीवन स्रोत यानी वो राइजोम जमीन के नीचे एकदम सुरक्षित रहता है। तो वो बस इंतजार करता है सही समय का। बिल्कुल सही। और जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं, नमी बढ़ती है, वो बंकर फिर से सक्रिय हो जाता है और जमीन के अंदर से नई नई कुंडलित कोंपले बाहर निकाल देता है। कमाल की व्यवस्था है प्रकृति की। और इसके अलावा जंगलों में जो पत्तियां पेड़ों से गिर के सड़ जाती हैं, वे इस राइजोम के लिए एक प्राकृतिक और बेहद शक्तिशाली खाद का काम करती हैं। मतलब ये प्रकृति का अपना एक स्वचालित रिसाइकलिंग सिस्टम है। एकदम। तो एक तरफ हमारे पास ये लगभग अमर रहने वाला बंकर पौधा है जो सड़ी पत्तियों पर जिंदा रहता है और जिसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। उस लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर का रासायनिक ढांचा बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल होता है। लेकिन इन सब बातों के बीच मुझे एक चीज खटकती है। वो क्या? अगर हम इसके जंगलों से लेकर थाली तक के सफर की बात करें तो जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। हाँ। बारिश का मौसम है, चारों तरफ कीचड़ है, जंगलों में जोंक और कीड़े मकोड़े भरे हैं और पहाड़ी रास्ते बेहद फिसलन भरे और खतरनाक हो चुके हैं। हाँ, पहाड़ों की बारिश बहुत कठिन होती है। तो ऐसे मौसम में जंगलों के बीच जाकर झाड़ियों में से एक एक फर्न चुनकर इकट्ठा करना, मतलब आखिर इस लिंगोड़ा में ऐसा क्या खास है जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी मेहनत करते हैं? क्या ये सिर्फ इसके कुरकुरे स्वाद के लिए है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर कोई व्यक्ति फिसलन भरे पहाड़ों पर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है तो वो सिर्फ स्वाद के लिए ऐसा कभी नहीं करेगा। वही तो मैं सोच रही थी। ये असल में पूरी पहाड़ी जीवन शैली और विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की जद्दोजहद का हिस्सा है। अच्छा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि पहाड़ों पर जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है। जब ग्रामीण लोग इसे इकट्ठा करते हैं तो वे इसे सिर्फ सरसों के तेल और तीखे मसालों के साथ ताजी सब्जी के रूप में नहीं खाते। तो और क्या करते हैं? वे इसे धूप में सुखाते हैं और इसका अचार भी बनाते हैं। ओहो, अचार बनाते हैं? जी हाँ, यह असल में फूड प्रिजर्वेशन यानी भोजन को सुरक्षित रखने का एक सदियों पुराना विज्ञान है। मतलब ये सर्दियों के लिए एक तरह का सर्वाइवल फूड है। बिल्कुल। क्योंकि अचार बनाने या सुखाने की जो प्रक्रिया है वो केवल स्वाद बदलने के लिए तो होती नहीं है। सही कहा आपने। जब इस फर्न को धूप में सुखाया जाता है तो इसके अंदर से सारे नमी खींच ली जाती है। और विज्ञान भी यही कहता है कि बैक्टीरिया और फंगस को पनपने के लिए नमी चाहिए होती है। एकदम सटीक बात। तो बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव या फ्रिज के ये सदियों पुरानी तकनीक उस फर्न को महीनों तक सुरक्षित रखती है। हाँ, खासकर उन सर्दियों के लिए जब बर्फबारी के कारण बाहर कुछ नहीं उगता। बिल्कुल। एक ऐसा समय जब पहाड़ों पर कोल्ड स्टोरेज का कोई नामो निशान नहीं था, तब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका था। और आज के समय में इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी जुड़ गया है। अब ये सिर्फ ग्रामीणों की थाली तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है कि शहरों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। इको टूरिज्म और ऑर्गेनिक फूड मार्केट के बढ़ने से ये स्थानीय बाजारों में 60 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिकने लगा है। 60 से 100 रुपए? ये तो काफी अच्छा दाम है। हाँ, शहरों से आने वाले पर्यटक इस जंगली फर्न को हाथों हाथ खरीदते हैं, जिससे ये बारिश के मौसम में स्थानीय लोगों की आय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यहाँ मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है। कैसे? क्योंकि पर्यटक इसे सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि ये कोई अनोखी जंगली घास है। इसके पीछे जो पोषण का विज्ञान छिपा है वो हैरान करने वाला है। हाँ, वो तो है। जब मैंने रिसर्च पेपर्स में इसके पोषक तत्वों की सूची देखी तो इसे नेचुरल सुपरफूड कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन सी, पोटेशियम और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरी और फैट बहुत ही कम होता है। यही तो इसकी असली ताकत है। आजकल शहरों में इन्हीं सब चीजों के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करके सप्लीमेंट्स खरीदते हैं। और यहाँ पहाड़ों में वही सारी चीजें इस घुमावदार पौधे में प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पोषक तत्वों की एक सूची नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? हमें ये देखना होगा कि ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है, इसका तंत्र क्या है। जैसे कोई मशीन काम करती है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए इसके हृदय स्वास्थ्य वाले पहलू को ही ले लीजिए। हाँ, बताइए। इसमें फाइबर और पोटेशियम का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन होता है।
अब होता यह है कि जो उच्च मात्रा में घुलनशील फाइबर है वो शरीर में जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ एक स्पंज की तरह चिपक जाता है। स्पंज की तरह? हाँ, वो कोलेस्ट्रॉल को खून की नलियों में जमने नहीं देता, बल्कि उसे आंतों से बांधकर शरीर से बाहर निकाल देता है। ये तो बहुत ही शानदार प्रक्रिया है, मतलब एक तरह से सफाई हो रही है। और पोटेशियम क्या करता है इसमें? पोटेशियम एक तरह से हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को आराम पहुंचाता है, उनके तनाव को कम करता है। अच्छा, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। जी, जब नलियां चौड़ी और रिलैक्स्ड होती हैं, तो ब्लड प्रेशर अपने आप नियंत्रित रहता है। समझ गई। तो एक तरफ फाइबर कचरा बाहर निकाल रहा है और दूसरी तरफ पोटेशियम नसों को शांत कर रहा है। ये दोनों मिलकर हमारे दिल के लिए एक अभेद्य ढाल का काम करते हैं। ये दिलचस्प है, क्योंकि अमूमन हम सोचते हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए कोई महंगी दवा ही खानी पड़ेगी। बिल्कुल, और सिर्फ दिल ही नहीं, दस्तावेजों में ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये डायबिटीज यानी मधुमेह के नियंत्रण में भी बहुत मददगार है। हाँ, शुगर के मरीजों के लिए। इसे एक लो ग्लाइसीमिक फूड माना गया है। अब इस ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि कोई भी खाना पचने के बाद खून में कितनी जल्दी चीनी छोड़ता है। सही कहा। अगर कोई व्यक्ति एक सफेद आलू खाता है तो वो खून में अचानक से चीनी का बम फोड़ देता है, जिससे इंसुलिन एकदम से बढ़ता है, जो कि डायबिटीज में खतरनाक होता है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इस लिंगोड़ा में कॉम्प्लेक्स फाइबर होता है, तो यह शरीर में एक स्लो रिलीज कैप्सूल की तरह काम करता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। यह खून में अचानक से चीनी नहीं फेंकता, बल्कि बहुत धीरे धीरे और संतुलित मात्रा में ऊर्जा शरीर में छोड़ता है। सही कहा। और इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। फाइबर की अधिकता के कारण ये पाचन तंत्र के लिए एक झाड़ू का काम करता है, जो आंतों को साफ रखता है, जिससे कब्ज और गैस की समस्या में भारी राहत मिलती है। और शायद यही कारण है कि ये वजन घटाने और त्वचा के लिए भी इतना फायदेमंद बताया गया है। हाँ, बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। क्योंकि कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होने के कारण इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, बार बार भूख नहीं लगती। और इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो असल में शरीर के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल्स या विषाक्त पदार्थों से लड़ते हैं। एकदम सही। जब शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है तो उसका सीधा असर हमारी बाहरी सुंदरता पर भी पड़ता है। त्वचा साफ और चमकदार रहती है और बालों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। ये पूरी तरह से एक चेन रिएक्शन है। जब पाचन सही होगा, खून साफ होगा और कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी, तो शरीर बाहर से भी स्वस्थ ही दिखेगा। इतने सारे फायदे सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये सच में कोई जादुई जड़ी बूटी है जिसे बस जंगल से तोड़ो और खा लो। यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही गंभीर और बड़ी चेतावनी भी दी गई है। बिल्कुल। इतने सारे स्वास्थ्य लाभों के बावजूद प्रकृति का ये उपहार एक खतरे के निशान के साथ आता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि इस लिंगोड़ा को हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। कच्चा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर इसे कच्चा या अध पका खा लिया जाए तो ये विषाक्त हो सकता है, जिससे पेट में भारी दर्द, उल्टी और फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर परेशानी हो सकती है। जी हाँ। अब ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। मतलब एक तरफ हम इसे नेचुरल सुपर फूड कह रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है और डायबिटीज रोक रहा है, और दूसरी तरफ ये जहरीला भी है। ये कैसे काम करता है? ये तो वो पफर फिश वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल, आहार की दुनिया की पफर फिश जैसी बात, जो बहुत पौष्टिक होती है, लेकिन अगर इसे पकाने में जरा सी भी चूक हो जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और यहीं पर हमें प्रकृति के नियमों और पारंपरिक ज्ञान की असली गहराई समझ में आती है। कैसे? आधुनिक दुनिया में हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो चीज प्राकृतिक है वो हमेशा 100% सुरक्षित और सौम्य ही होगी। हाँ, हमें लगता है नेचुरल मतलब सेफ। लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। जंगल में पौधे अपनी जगह से भाग नहीं सकते। सही बात है। जब कोई जानवर उन्हें खाने आता है तो उनके पास खुद को बचाने के लिए नाखून या दांत तो होते नहीं है। तो वो क्या करते हैं? इसलिए वे केमिकल वॉरफेयर यानी रासायनिक युद्ध का सहारा लेते हैं। बाप रे, पौधों का रासायनिक युद्ध? जी, वे अपने अंदर ऐसे तत्व या एंजाइम पैदा करते हैं जिन्हें खाने से शिकारियों का पेट खराब हो जाए, ताकि वे भविष्य में उस पौधे को ना खाएं। अच्छा। लिंगोड़ा भी अपने बचाव के लिए कुछ ऐसे ही हल्के टॉक्सिन्स बनाता है। ओह, तो ये असल में पौधे का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। वो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर पहाड़ी लोगों का वो पारंपरिक ज्ञान चमत्कार करता है। वो कैसे?
सदियों के अनुभव से उन्होंने ये सीख लिया कि जंगल से क्या खाना है ये जानना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे कैसे तैयार करना है ये ज्यादा अहम है। तैयारी का तरीका। जब ग्रामीण लोग इस फर्न को पानी में अच्छे से धोते हैं, उसे उबालते हैं और फिर सरसों के तेल और मसालों के साथ तेज आंच पर अच्छी तरह पकाते हैं ना, हाँ, तो वो पकाने की प्रक्रिया उस फर्न के अंदर के उन विषैले रसायनों के ढांचे को पूरी तरह से तोड़कर नष्ट कर देती है। मतलब गर्मी उन टॉक्सिन्स को बेअसर कर देती है। जी, गर्मी उन टॉक्सिन्स को बेअसर कर देती है और सिर्फ शुद्ध पोषण को पीछे छोड़ देती है। अरे वाह! ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान सिर्फ तुक्के पर आधारित नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से व्यावहारिक रसायन विज्ञान था। एप्लाइड केमिस्ट्री। बिल्कुल, उन्हें पता था कि किस पौधे की विषाक्तता को कैसे खत्म करना है। ये तो वाकई में कमाल का विश्लेषण है। प्रकृति का अपना एक कड़ा सुरक्षा चक्र है और इंसानी अनुभव ने पीढ़ियों की मेहनत से उस चक्र को भेदने का तरीका खोज लिया। एकदम सटीक। तो इन सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? आज की इस गहन चर्चा में हमने देखा कि लिंगोड़ा या फिडल हेड फर्न सिर्फ एक साधारण सी घुमावदार दिखने वाली जंगली सब्जी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह पर्यावरण की जटिलता, हमारी प्राचीन परंपराओं की समझ और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान की गहराई, इन तीनों का एक बहुत ही असाधारण संगम है। हाँ। यह हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है कि जंगल सिर्फ लकड़ी काटने की जगह नहीं है, बल्कि वे हमारे सबसे बड़े रक्षक और साथी हो सकते हैं। सही कहा। एक ऐसा साथी जो बिना किसी शर्त के हमें जीवनदायिनी औषधियां और बेहतरीन पोषण दे रहा है, बशर्ते हम उसके नियमों का सम्मान करें। और ये इस बात का भी सटीक उदाहरण है कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम बनाने के लिए हमें हमेशा प्रयोगशालाओं की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान से देखने और उस पुराने ज्ञान को सहेजने की जरूरत है, जिसे हम अक्सर आधुनिकता और तेज रफ्तार जिंदगी की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और इसी बात से ना एक बहुत ही गहरा विचार मन में पैदा होता है। कौन सा विचार? एक ऐसा विचार जिस पर शायद हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले जंगली फर्न के अंदर, उस छोटी सी कुंडलित स्प्रिंग के अंदर, इतनी जटिल और शक्तिशाली औषधीय खूबियां छिपी हुई हैं। एक ऐसा पौधा जो बिना इंसानी मदद के उगता है, लेकिन जिसका विज्ञान इतना उन्नत है। तो जरा सोचने वाली बात है, दुनिया भर के उन घने जंगलों में, उन गहरी ठंडी और छायादार घाटियों में ऐसे और कितने ही सुपरफूड गुमनाम पड़े होंगे। हाँ, पता नहीं कितने। ऐसे कितने ही पौधे, जड़ें या पत्ते होंगे जो कैंसर जैसी बीमारियों या बढ़ते तनाव और आधुनिक जीवन शैली की न जाने कितनी ही बीमारियों का इलाज अपने अंदर समेटे हुए होंगे। ये संभावना बहुत बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शायद हम उन जादुई औषधियों को खोजने से पहले ही अपने इस अंधाधुंध शहरीकरण और वनों की कटाई के कारण उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं। ये कड़वा सच है। क्या ये संभव है कि जिस असली फार्मेसी की हमें तलाश है, वो हमारे शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों या चमचमाती लैब्स में नहीं, बल्कि हमारे आसपास के उन शांत, नम और सड़ी हुई पत्तियों वाले जंगलों की मिट्टी में मौजूद है? बिल्कुल हो सकता है। उसी कुंडलित स्प्रिंग की तरह वो बस हमारे पहचानने और समझने का इंतजार कर रही है। ये सच में कल्पना करने और सोचने की बात है। खैर, आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस प्राकृतिक सुपरफूड की कहानी अपने आप में ये याद दिलाने के लिए काफी है कि दुनिया में सीखने और खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।